देखिए नाम पढ़ लीजिए, नाम सिंपल है, ज्यादा नाम में कुछ पंगा नहीं है, इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब इन्वेंट्री आपने एस2 तो पढ़ा ही है। क्या था एस2 में, ध्यान है एस2 में क्या था कि भाई इन्वेंट्री की कैसे वैल्यूएशन की जाएगी, वैल्यूएशन में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, कभी अगर उसकी वैल्यूएशन में चेंज आया तो उसको क्या देखेंगे, यही सारी बातें मेरे ख्याल से होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं इंडेक्स 2 आपका क्या कहता है। देखिए इंडेक्स 2 का ऑब्जेक्टिव साफ साफ यहां लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, गाइडेंस देना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड फॉर एनी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग एनी रिटर्न डाउन टू एनआरबी। मतलब कॉस्ट क्या होगी इन्वेंट्री की, जाहिर है फॉर द पर्पज ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, और फिर बाद में इसकी सब्सिक्वेंट अगर कोई वैल्यूएशन में चेंज होता है तो वो क्या होगा, ये यहां पे आपको बताना है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, सीधा नाम ही इन्वेंट्री है। भाई जब इन्वेंट्री है तो वहां यही होगा। अब मान लीजिए किसी ने लिखा है समोसा कॉर्नर, तो भाई समोसा बेचते होंगे वो, कम से कम बाकी और चीजें होंगी, समोसा तो होगा ही। तो इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की डिटर्मिनेशन की बात है, लेकिन थोड़ा सा इसके स्कोप के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। हर एज का हमने आपसे कहा था मेनली 6 ही पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए तो नहीं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर को समझने के लिए जरूरी होता है। दूसरा स्कोप, उसके अंदर बाउंड्री तय की जाती है कि भाई क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, कहां अप्लीकेबल होगा और कहां अप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर तीसरा रिकॉग्निशन की बात आती है कि कोई ये इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, तो उसे कब रिकॉग्नाइज करें। और फिर उसके बाद मेजरमेंट की बातें आती हैं, है कि नहीं, कि भाई उन चीजों को कैसे हमें मेजर करना है। और फिर बाद में डिस्क्लोजर की बात आती है कि भाई क्या डिस्क्लोज करना है या क्या डिस्क्लोज नहीं करना है, यही बातें होती हैं। तो चलिए इसी स्कोप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए, स्कोप है कि इट अप्लाई टू ऑल इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन में, लेकिन इट अप्लाई टू ऑल इन्वेंट्री, जो भी अपनी इन्वेंट्री के डिफिनीशन में सब पे होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होगा, भले वो इन्वेंट्री के तौर पे क्यों ना रखा गया हो। और हम लोग पढ़ेंगे बड़े चैलेंजिंग एस हैं आपके कुछ, इंडेस 32, इंडेस 109 और 107 डिस्क्लोजर वगैरह के बारे में है। तो 3 इंडेस के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे ये कवर नहीं होगा। ये रही कौन सी बात, पहली बात, क्योंकि उनके लिए स्पेशलाइज एस जनरली होता यही है कि जब किसी के लिए कोई स्पेशलाइज एस होता है तो वही लागू होता है, जनरल एस उस पर लागू नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल एसिड्स पे लागू नहीं होता पीपी 16, क्योंकि उसके लिए 41 था। उसी तरह से देखिए बायोलॉजिकल एसिड्स पे इन्वेंट्री भी लागू नहीं होता, लेकिन ये अप टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ही लागू नहीं होता है। हार्वेस्ट मतलब पिकिंग, जब तक आपने उससे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो निकाल नहीं लिया तब तक। इसका मतलब अगर हमने दूध निकाला है तो दूध निकालने के पॉइंट तक, मुर्गी ने भी अंडा दिया है तो अंडा दिया है उसी पॉइंट तक, उसके बाद अगर हम उसको स्टोर करते हैं या कुछ और प्रोसेस करते हैं तो फिर वहां पे इंडेस 2 लागू होगा। सिर्फ हार्वेस्टिंग के पॉइंट तक, आम हमने पिक किया है सिर्फ वहां तक, दाल चावल या जो भी हमने अपने खेतों से लिया है, पैडी राइस व्हीट जो भी लिया है, वहां तक इंडेस 2 लागू नहीं होगा। उसके पीछे आप कारण जानते हैं, पढ़ चुके हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि वहां 41 लागू होता है, इसीलिए 2 लागू नहीं होगा। ठीक है, और आगे आइए। ये मेजरमेंट की जहां तक सवाल है, मतलब इन्वेंट्री के मेजरमेंट की जब बात होगी तो ये मेजरमेंट पे भी लागू नहीं होगा, वैसे लागू होगा लेकिन मेजरमेंट में लागू नहीं होगा। अगर कोई एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपको पता है 41 में लागू नहीं होता, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग है, इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, याद रखिएगा, यहाँ अप टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग, यहाँ पे आफ्टर हार्वेस्टिंग, या कोई मिनरल प्रोडक्ट। देखो अगर हार्वेस्टिंग के पॉइंट तक की बात करते हैं तो उस पर तो हम वैसे ही लागू नहीं होते, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद भी जहां तक मेजरमेंट यानी कि वैल्यूएशन का सवाल है उस पर लागू नहीं होता।
to the extent they are measured at NRV in accordance with well established practice in those industry। असल में इंड एस 2 के अंदर हम कॉस्ट और एनआरवी दोनों की बात करते हैं, लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया, सेव कर लिया कि अगर कभी कोई ऐसी इन्वेंट्री है जिसपे बेशक हम लागू होते हैं, लेकिन अगर उस इंडस्ट्री के अंदर जिसकी मतलब इन्वेंट्री है बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल है, किस चीज का प्रिंसिपल है कि वहां पे एनआरवी पे कोई वस्तु लागू होगी, एनआरवी पे वैल्यूएशन की जाएगी, तो दोबारा आपको यहां पे अपनी बात करने की जरूरत नहीं है। दैट विल कंटिन्यू एट एनआरवी, आपको उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर उसके लिए वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, उस इंडस्ट्री में वैसा ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए कोई चावल दाल की बात करते हैं, ठीक है, किसी ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो निकाला वो तो भाई फेयर वैल्यू लेस, कॉस्ट टू सेल पे वैल्यू होगा अप टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, लेकिन उसके बाद वो इंड एस 2 के प्रीव्यू में आ जाता है, 3-4 महीने 6 महीने उसके घर पे रहा, तो हम दोबारा कॉस्ट निकालने नहीं जाएंगे। अगर एनआरबी चल रहा है तो एनआरबी चलने दीजिए। अगर उस इंडस्ट्री के अंदर मतलब एग्रीकल्चर के अंदर या माइंस के अंदर या जो मतलब जहां भी वो है एनआरबी का प्रचलन है, तो फिर दोबारा कॉस्ट निकालने की जरूरत हमें नहीं है। इसका मतलब एग्रीकल्चर वाले सारे अगर वहां पे फेयर वैल्यू पे या एनआरबी पे चल रहे हैं तो उनको दोबारा छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर व्हेन इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट एनआरबी चेंज इन दैट वैल्यू होगा, उसे उसी पीरियड का प्रॉफिट या लॉस मानेंगे। मतलब अगर एनआरबी शुरू में था 25, बाद में हो गया 30, यानी कि प्रॉफिट हुआ, या बाद में 22 हो गया, लॉस हुआ, तो उसको हम प्रॉफिट लॉस के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे चलिए, तो एक तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिनरल्स, इन सब के ऊपर लागू नहीं होता। और दूसरा कमोडिटी ट्रेडर जो होते हैं ना, दाल चावल वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, हु मेजर देयर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वहां भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें कुछ चेंज आए तो उसे हम अलग कर देंगे। तो हम कह सकते हैं इंड एस 2 कुछ खास परिस्थितियों में या कुछ खास इंडस्ट्रीज के इन्वेंट्री पे जहां तक मेजरमेंट का सवाल है उसके लिए कॉस्ट की जिद नहीं करता, अगर वहां पे एनआरवी पे मेजर करने की एक वेल एस्टेब्लिश्ड परंपरा है, उस इंडस्ट्री के अंदर सब लोग एक एनआरवी के अंदर अपनी वैल्यूएशन करते जाते हैं। तो उम्मीद है स्कोप दोस्तों क्लियर है। बेसिक अगर मेरे साथ स्कोप की बात करेंगे तो मैं शुरू वाले जो थे वही बातें कहूंगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बायोलॉजिकल एसेट्स एंड उसके प्रोड्यूस के ऊपर लागू नहीं होता पूरी तरीके से, और बाद में जहां एनआरबी है वहां लागू नहीं होता पूरी तरीके से, जहां तक मेजरमेंट का सवाल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इन्वेंट्री है क्या, पहले इन्वेंट्री की बात हो जाए फिर और लड़ाई करते रहेंगे, क्योंकि जब तक इन्वेंट्री की बात नहीं करेंगे तब तक दायरा कैसे तय होगा कि क्या हमें शामिल करना है और क्या नहीं शामिल करना है, क्योंकि एसेट तो कंपनियों में बहुत सारी होती हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, है ना। ये यहां पे कॉन्सेप्ट आया कि भाई क्या है जिसे हम इन्वेंट्री कह सकते हैं। देखिए आपके सामने डिफिनीशन है, पैरा 6 है आपके इंड एस का, जो ये डिफाइन करता है कि भाई इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो हेल्ड किए जा रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए। ये तो रही पहली बात। हम कह सकते हैं फिनिश गुड्स। अब ये फिनिश गुड्स आपने खुद बनाया हो सकता है या ट्रेडिंग के लिए कहीं से खरीदा हुआ भी हो सकता है, मतलब ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और ये
ट्रेडेड गुड्स भी हो सकते हैं, आपने कहीं से बाहर से खरीदा है कि चलो हम इसको बेचेंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि आपने हेल्ड रखा हुआ है सेल के लिए, और उससे भी बड़ी बात है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम इसे सेल करेंगे, इस बात के लिए आपने इसे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलिए। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, कि चलो अब ये बना नहीं है लेकिन ये बन रहा है, ये अंडर प्रोसेस है, बना तो नहीं है लेकिन ये बन रहा है, इट इज इन द प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो आइए, अगर ये इन द प्रोसेस है तो WIP है, ये भी शामिल होगा हमारी इन्वेंट्री के डिफिनेशन में। एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल या सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए जैसे मान लीजिए टॉपर्स क्लासेज ने कुछ किताबें रखी हुई हैं जो अपने बच्चों को, जब हम वीडियो क्लासेज या फेस टू फेस क्लासेज पढ़ाते हैं तो अपने बच्चों को देते हैं कि ये लीजिए किताब। अब देखिए, किताब हम नहीं बेचते, लेकिन हम जो कोचिंग कराते हैं उसके लिए जरूरी है किताब। भाई क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, 2 निकालिए, 4 निकालिए। अब कितना क्वेश्चन हम लोग क्लास में लिखवाएंगे? अभी मैंने आपसे 2 क्वेश्चन कराए, मैं पहले क्वेश्चन लिखवाता फिर उसका सोल्यूशन लिखवाता, तो कितना टाइम लगता, आपका भी टाइम खराब होता, मेरा भी होता। तो प्रिंटेड फॉर्मेट में जो चीजें आ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि नहीं? सही बात। तो ये बात हमें यहां पे देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों चीजों का ध्यान रखिए, हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी बिजनेस, और प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस या इन फॉर्म ऑफ मटेरियल या सप्लाईज, सभी तरह की चीजें यहां पे शामिल होंगी। तीनों ही हमें यहां पे लेना है। ठीक है, इस डिफिनेशन को आप सबने अपने मन के अंदर एकदम बढ़िया से कर लिया। अब इसके पैरा 8 की तरफ मैं आपका ध्यान थोड़ा दिलाना चाहता हूं, जो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, और उसमें एक बहुत बारीक सी बात आ रही है। ये है पैरा 8। स्टडी में पैरा वो बदल देते हैं तो कोई बात नहीं, जो आपके पास है उसी से काम चलाइए। अगर आपके पास स्टडी रखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं। इसमें एक खास वर्ड बोला गया है जो मैं कहना चाहता हूं। कहता है कि भाई इन्वेंट्री इनकम्पास ऑफ, मतलब कंसिस्ट ऑफ गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल। मैंने आपको बताया ट्रेडेड गुड्स भी शामिल हो सकता है। ठीक है, इवन लैंड या अदर प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, अगर वो रीसेल के लिए। भाई जो डीलर हैं तो उनके लिए तो लैंड प्रॉपर्टी वगैरह भी इस काम आ सकती है, कोई दिक्कत थोड़े ना है। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड या WIP बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, जो आपने फिनिश गुड्स खुद से प्रोड्यूस किया है या वर्क इन प्रोग्रेस है, वो सब भी हो सकता है। एंड इंक्लूड्स, गौर से देखिएगा, मटेरियल या सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, मटेरियल या सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रखे गए हैं। और इसमें क्या नहीं शामिल है, तो देखिए स्पेशली बोला गया है cost incurred to fulfill to contract with a customer that does not give rise to inventories are accounted as per Ind AS 15। मतलब कुछ ऐसे खर्चे आप करते हैं जिसमें कोई इन्वेंट्री तो नहीं आता, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट को हम फुलफिल करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग हमें करनी है इंड AS 115। तो जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए। अभी अपने बाकी ऊपर की 3 बातों पे ध्यान दीजिए कि भाई रीसेल के लिए रखा है तो भी होगा, खुद बनाया तो भी होगा, और सप्लाई एंड मटेरियल अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप कहेंगे सर इसमें क्या ऐसी खास बात आपको दिखाई दे रही है?
तो जरा देखिए यहां पे इस बात को जरा फिर से देखिए, कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि इस पे स्टडी में क्वेश्चन है। स्टडी में क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए किसी ने एडवर्टीजमेंट का मटेरियल रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर है, तो उन्होंने दुकानों पे चिपकाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टिकर रखे हैं कि भाई चलो रीन की सफेदी सबसे चमत्कार, या सर्फ एक्सलेल, या कुछ और, मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सारा मटेरियल या स्टिकर बनवा के रखा है। क्या वो स्टिकर AS2 के अंदर आएगा? या चलो छोड़ो, टॉपर क्लासेस की बात करते हैं। हम लोग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करते हैं। मान लीजिए टॉपर क्लासेस ने कुछ ब्राउचर या कुछ स्टिकर या कुछ लीफलेट जो एग्जाम सेंटर के बाहर बढ़ता आपने देखा होगा, तो उस तरह की चीजें कुछ रखी हुई है, मान लीजिए 10 बंडल 20 बंडल, और 31 मार्च आ गया, वैल्यूएशन करनी है, तो वो इन्वेंट्री माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मुझे बताइए। टॉपर्स में, चलो मैं आपसे बात करता हूं, टॉपर्स में पेपर रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है नोट्स बनाने के लिए, और पेपर रखा हुआ है एडवर्टीजमेंट मटेरियल बनाने के लिए। बताइए नोट्स बनाने वाले पे इंडेक्स 2 लगेगा कि नहीं, और बाकी पर इंडेक्स 2 लगेगा कि नहीं? जरा मुझे जवाब दीजिए, तब मैं आपसे आगे बात। 2-3 बच्चों का जवाब आया, वो कह रहे हैं कि सर पेपर वाला तो शामिल होगा और एडवर्टीजमेंट वाला भी शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पेपर जो नोट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो तो शामिल होगा, ठीक है, जो नोट्स के लिए हो रहा है उसे तो हम शामिल करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में काम आ जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट के लिए वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की बात की गई है, एडवर्टीजमेंट की बात थोड़ी ना की गई है। तो यहां से आपको देखना पड़ेगा कि डिफिनीशन में ही नहीं कवर हो रहा है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आप मेरे से, ये क्वेश्चन देखिए दोस्त, चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। आप सबकी नजर है, सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, ये सीधा एग्जाम में आ सकता है, पढ़िए। चेक कीजिए। मैं देख रहा हूं क्वेश्चन कहता है कि इंडेक्स 2 इन्वेंट्री इंक्लूड्स मटेरियल एंड सप्लाई अवेटिंग यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस वेदर पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल are covered by the term material or supplies awaiting use in production process। क्या इस awaiting use in production process में पैकिंग मटेरियल और पब्लिसिटी मटेरियल कवर होगा? ये सवाल है। तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों को एक ओपिनियन पहले फॉर्म कीजिए और फिर मेरी बात सुनिए, प्लीज आंसर मत देखिएगा। फर्स्ट फॉर्म योर ओपिनियन एंड देन आई विल से यू। ज्यादा नहीं, 30 सेकंड का टाइम, ज्यादा नहीं, फास्ट। बैटरी खत्म हो गई थी, मैं बैटरी लाने गया था बेसिकली, और कोई बात नहीं थी। तो इजाजत है, मैं शुरू करता हूं। देखिए दो चीजें दी गई हैं, एक तो कहा गया पैकिंग मटेरियल। अब आप सब जानते हैं, आपने जीएसटी वगैरह में पढ़ा होगा, पैकिंग दो तरह का होता है, प्राइमरी पैकिंग, जैसे मान लीजिए साबुन की टिकिया है, तो साबुन की टिकियों को एक रैपर से करते हैं ताकि वो गल ना जाए, गंदा ना दिखे, साफ सुथरा दिखे, यह है प्राइमरी पैकिंग, उसके बगैर माल बनेगा ही नहीं। तो जहां तक प्राइमरी पैकिंग का सवाल है, ये निश्चित रूप से इंडेक्स 2 में कवर होगा,
क्योंकि ये जरूरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। निश्चित रूप से इट इज द मटेरियल एंड सप्लाई विच इज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन एक होता है सेकेंडरी पैकेज, कि जब बहुत सारे साबुन बन गए तो फिर उसको कार्टन में डाला, फिर उसको पॉली बैग में डाला और उसको तब भेजा ताकि रास्ते में लीकेज ना हो, टूटे फूटे नहीं, खराब ना हो, चोरी ना हो। तो ये क्या था? ये था दोस्तों सेकेंडरी पैकिंग। मुझे नहीं लगता सेकेंडरी पैकिंग शामिल होनी चाहिए, बिकॉज सेकेंडरी पैकिंग इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट फॉर प्रोडक्शन। दिस इज फॉर प्रोडक्शन, दिस इज नॉट फॉर प्रोडक्शन, इसलिए ये तो शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा क्या क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है पब्लिसिटी मटेरियल। पब्लिसिटी मटेरियल बाय देयर वेरी नेचर not meant for production, rather it is for advertisement और say selling distribution, और selling distribution वाले यहां पे कवर नहीं किए गए हैं, they are not covered here। इसलिए इन दो के ऊपर तो नहीं लगेगा, एक के ऊपर लगेगा। ठीक है, और जवाब आप देख सकते हैं अब आप अपने आंसर में। ठीक है दोस्तों, सही है। चंद्रमोहन और निबंधन, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूं तो बेटा निबंधन कन्वर, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही है। तो चलिए जरा हम लोग आगे चलते हैं, अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। एनआरबी बाद में पढ़ेंगे, अभी तो उसकी बात नहीं करनी। एक लाइन में ध्यान रखना है, अगर कोई पूछे ना कि इंडेक्स 2 का मेन लाइन क्या है, तो ये आ चुका है मेन लाइन आपके सामने कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो कम है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो दोस्तों अगर किसी कॉस्ट है 500 रुपए और किसी कॉस्ट है 700 रुपए, तो आपको वैल्यूएशन 500 पे करनी है। और अगर किसी कॉस्ट है 500 रुपए लेकिन एनआरबी सिर्फ 400 रुपए होने की उम्मीद है, तो वैल्यूएशन आपको 400 पे करनी है। इसके बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबने सुना होगा सीए इंटर में। इसके पीछे जो प्रिंसिपल है प्रूडेंस का प्रिंसिपल है। सर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल का स्टॉक कहां शो करेंगे? नहीं नहीं, शो तो बैलेंस शीट में ही होना है, लेकिन उस पर इंडेक्स 2 नहीं लागू होगा। ठीक है ना, ये मेरा कहना है। इंडेक्स 2 के दायरे से वो बाहर है, तो उसके लिए जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके हैं गैप, उसके बेसिस पे करिए वैल्यूएशन। इंडेक्स 2 के प्रिंसिपल उस पर लगाने की कोशिश मत कीजिए, उसके पीछे थोड़ा कारण भी है। उसका एनआर भी आप नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज यू नॉट अवेलेबल फॉर सेल। एनआरबी में दिक्कत आएगी ना, तो उस पर कैसे ये प्रिंसिपल लागू करेंगे, कॉस्ट और एनआरबी? ठीक है ना, तो जनरली उनकी वैल्यूएशन हम कॉस्ट वगैरह पे करते हैं, डोंट वरी। हाँ, तो आइए इसी तरह के सवाल पूछते रहिए, जो भी सवाल आपके दिमाग में आए। जैसे अभी हरीश ने पूछा, आपके दिमाग में जो भी सवाल आए दोस्त पूछते रहिए। लाइव क्लासेस का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, वरना रिकॉर्डेड क्लासेस में तो देखो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो लाइव क्लासेस को फेस टू फेस की तरह यूज कीजिए। जब भी कोई दिक्कत हो, थोड़ा टाइपिंग में समय लग सकता है, लेकिन आप अपने सवाल पूछिए और मैं देखता रहता हूं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा, ये प्रॉमिस है। मेक इट इंटरेक्टिव, इसको जरा सा इंटरेक्टिव बना के रखिए। तो चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर लोअर। लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या है और एनआरबी का मतलब क्या है, यही इस एस की मेन बात है। वरना प्रिंसिपल तो क्लियर है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार महंगा बिकना है तो कॉस्ट पे करो, प्रॉफिट मत मानो। सस्ता बिकना है तो फिर क्या बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। आइए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, इंडेक्स कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर 3 बातें हैं, जो एस के अंदर भी थी। ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड other cost incurred in bringing the inventory to their present location and condition। प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में जो खर्चे लग गए हों, काफी हद तक पीपीई के जैसा ही है, लेकिन वो किसी और बात के लिए था, ये किसी और बात के लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ परचेज, क्या इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और क्या इंक्लूड करता है प्रेजेंट लोकेशन में लाने की बात है, और क्या नहीं भी करता है। कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जो आपको लगेंगी लेकिन नहीं आएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज कॉस्ट लेना है,
लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या कोई रिबेट या सिमिलर आइटम अगर है तो घटा दीजिए, लेकिन आप ध्यान मत दीजिए एक्सक्लूड कैश डिस्काउंट, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज नॉट फॉर परचेज, कैश डिस्काउंट इज फॉर सेविंग सम फिनांस, सेविंग सम मनी, कुछ पैसा बचाने के लिए आप जल्दी देते हैं, परचेज के लिए थोड़ा देते हैं। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ बात करनी है ट्रेड डिस्काउंट या इस तरह की जो चीजें हैं, कोई इंपोर्ट ड्यूटी या कोई टैक्स, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई जीएसटी है जो आपने रॉ मटेरियल पे किया और उसका इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाएगा, फिर उसकी बात नहीं करनी है। जिसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा या जिसका ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं होगा, उस तरह के टैक्स की बात करनी है। ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सब तो करना ही है, या और भी कोई कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो फिनिश गुड्स, मटेरियल या सर्विसेज को खरीदने में, वो सब आप इसके अंदर शामिल करेंगे, है ना। कोई ऑक्ट्राई लग गया, कोई टोल टैक्स लगा, ऐसी कोई भी चीज लगी हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल की जाएंगी। ये वही डिफिनेशन है जो आपने सीए इंटर में मटेरियल के चैप्टर में या एएस के चैप्टर में पढ़ा होगा। इसमें मुझे तो कोई नई चीज नहीं दिखाई दी। आइए और आगे आइए। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटिंग टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली रिलेटेड है किस बात से लिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से। जैसे कि लेबर, मटेरियल तो खैर हमने देख ही लिया, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, और भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट है वो सब देख लीजिए, और सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और अदर वेरिएबल कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन कन्वर्टिंग द मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब जहां तक सवाल है वेरिएबल की दिक्कत नहीं होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो हम शामिल कर लेते हैं, पावर है या कोई ऐसी चीज है जो आप खर्च कर रहे हैं तो बड़ा इजीली शामिल हो जाता है। दिक्कत आती है फिक्स्ड कॉस्ट की, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट मिंट फॉर ए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज मिंट फॉर द होल इंफ्रास्ट्रक्चर और से होल पीरियड। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में एक छोटी सी लाइन दी गई है, मैं आप दोस्तों को लाइन दिखाना चाहता हूं। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट की काउंटिंग कैसे करनी है वो देखिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बेसिस पे आपको रिकवरी करनी है। आपने ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा होगा रिकवरी रेट, कि मान लीजिए एक फैक्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख और वहां प्रोडक्शन होने की उम्मीद है 2000, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2000 हम करेंगे और जो आता है उसको हम बोलते हैं रिकवरी रेट, यही हम कस्टमर से भी चार्ज करते हैं। तो एस कहता है कि वही नॉर्मल कैपेसिटी आपको इस्तेमाल करनी है जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में आप बनाते हैं, प्लांट मेंटेनेंस वगैरह सब काट के, ठीक है ना। समटाइम एक्चुअल लेवल भी आप यूज कर सकते हैं अगर वो नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर है, मतलब 2000 है और कभी आपने अगर 1950 बना दिया या 2100 बना दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन लेवल एबनॉर्मली लो है तो आपको अपना नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे लेना है, और जो रिकवरी नहीं हो पाएगी वो गया, उसको आप अपने पीरियड एक्सपेंस में मान लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट के एक्सपेंस में आप इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। और अगर कभी एबनॉर्मली हाई है तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसके एलोकेशन को एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन पे घटा देंगे ताकि इन्वेंट्री का मेजरमेंट एबव कॉस्ट ना हो। आप कहेंगे सर ये बात हम समझ नहीं पाए, इसको इलस्ट्रेशन से बताइए। तो देखिए स्टडी में ही इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मैं वहीं से इलस्ट्रेशन लेता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। देखिए हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 15 लाख रुपए। तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट है रुपीज, रिकवरी रेट कह लीजिए या फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अभी आपने पढ़ा कि नॉर्मल कैपेसिटी से भाग देंगे और जो आएगा उसके हिसाब से हम बात कर लेंगे। तो 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। अब यहां पे 3 सिचुएशन पैदा हो रही है, इतना सब लोग समझ गए, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 सिचुएशन कौन सी पैदा हो रही है वो देखिए, 3 सर्कमस्टेंसेस।
पहली सर्कमस्टेंस जब मान लेते हैं कि सपोज करो एक्चुअल कैपेसिटी भी उतनी है जितना हमने सोचा था, एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्टिंग आपको करनी है 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो जो रिकवरी ऑफ ओवरहेड होगा वो 5 लाख गुने 3 15 लाख होगा, ना कोई अंडर रिकवरी ना कोई ओवर रिकवरी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एबनॉर्मली लो प्रोडक्शन हो गया, भाई एबनॉर्मली लो प्रोडक्शन कितना हो गया, लेट सपोज 3 लाख हो गया। अब कहां 5 लाख बनाते थे, कहां 3 लाख हो गया, तो जो रिकवरी होगी ना, जो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज हो गया जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, वो 3 लाख गुने 3 यानी कि 9 लाख रुपए ही होगा। और जो अंडर रिकवरी है, अंडर रिकवरी 15 माइनस 9 दैट विल बी चार्ज टू द करेंट ईयर पीएल अकाउंट एज एन लॉस या एज एन एक्सपेंस करेंट पीरियड। तो ये करंट पीरियड की कॉस्ट मानी जाएगी, ना कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो एबनॉर्मली अगर लो है तो आपने वही बात करनी है, 3 रुपए का जो रेट था उसी रेट से होगा। लेकिन मान लीजिए एबनॉर्मली हाई है, लेट सपोज 7.5 लाख है, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है पर यूनिट, 15 लाख डिवाइडेड बाई 7.5, मुझे लगता है 2 रुपए पर यूनिट, सही कि गलत, 2 रुपए पर यूनिट। लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉस्ट के बेसिस पे, नॉर्मल कैपेसिटी कॉस्ट अगर बात करेंगे पर यूनिट, वो आएगा 3 रुपए। अब सपोज करो आपने 3 रुपए पे वैल्यूएशन कर दिया, लेट सपोज रियल कॉस्ट है 2 रुपए, वैल्यूएशन कर दिया 3 रुपए, आपको नहीं लगता यू आर वैल्यूइंग योर स्टॉक एबव एक्चुअल कॉस्ट विच इज नॉट परमिसेबल इन द इंडेक्स। इंडेक्स क्या कहता है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, आपकी रियल कॉस्ट तो 2 रुपए है, हाउ यू कैन चार्ज 3 रुपीज, कैसे उसकी वैल्यूएशन 3 रुपए पे कर सकते हैं। इसीलिए एस कहता है कि भाई अगर आप नॉर्मली हाई हो तो इसको नहीं लेंगे, फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को ही ले लेंगे। अदरवाइज हमारी जो नॉर्मल कॉस्ट है यहां भी नॉर्मल कॉस्ट लेंगे, जो हमारी नॉर्मल कॉस्ट है यहां भी नॉर्मल कॉस्ट लेंगे, लेकिन यहां पे हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करेंगे। क्या मैं आप तक पहुंच पाया दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पे देखनी है। इज इट लाउड एंड क्लियर? नोट करना होगा तो वीडियो आप पीछे से बैक करके देख लीजिएगा, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है मित्र। चलिए, वेरिएबल में कुछ नहीं बताना, वेरिएबल तो वो डायरेक्टली होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़िया, अदर कॉस्ट। मैं देख रहा हूं other costs are included in the cost of inventory only to the extent they are incurred in bringing the inventory to their present location and condition. Cost to be excluded from the cost of inventory and recognize an expense in the period in which they are incurred. ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो भाई प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाना है, तो परचेज कॉस्ट में तो हम लोगों ने फ्रेट वगैरह सब शामिल कर ही लिया। और क्या आ सकता है इसके अंदर, क्या गोडाउन का रेंट शामिल करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो स्टोरेज कॉस्ट है। तो इसीलिए कुछ बातें मना भी की जा रही हैं कि क्या एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर या प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लेना है। इसीलिए तो पीछे जब एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ था, कम प्रोडक्शन हुआ था, तो हमने नहीं लिया था, 3 ही रुपए लिया था। स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेना है जब तक कि प्रोडक्शन प्रोसेस के फर्दर स्टेज के लिए जरूरी ना हो, तब तक हम कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेंगे। जैसे देखिए वाइन वगैरह को मैच्योर करते हैं और मैच्योर करने के लिए उसको कहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो वाइन वगैरह को मैच्योर करते हैं, मैच्योर करने कहीं पे रखते हैं, तो क्या ये कॉस्ट शामिल होगी? निश्चित रूप से शामिल की जानी चाहिए कॉस्ट में। अच्छा मुझे बताइए, केस बताता हूं, दवाइयां रखते हैं लोग,
फ्रीज के अंदर, और मान लो 2 महीने से दवा पड़ी हुई है, तो क्या शामिल करेंगे कॉस्ट में फ्रीजर की कॉस्ट? नहीं, क्योंकि दवाइयां पहले भी रीयूजेबल थी, यूज होने के लायक, और बाद में भी यूज होने के लायक, तो फिर कैसे शामिल करोगे? लेकिन दूसरा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए आलू है, अब आलू फरवरी में खेत से निकल गया, सितंबर में हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। फरवरी में निकला है, सितंबर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे देश में बड़ी गर्मी होती है, आप देखते हैं अप्रैल मई में क्या हाल है, अभी तो जून जुलाई बाकी है, मॉइस्चर होता है, गर्मी होती है, आलू तो जम जाएगा। तो अगर आप सितंबर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आलू को आपको फ्रीज क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखना ही पड़ेगा, और कोल्ड स्टोरेज को चार्ज देना ही पड़ेगा। तो बताइए, सितंबर में अगर आलू की वैल्यूएशन होगी तो क्या उसमें स्टोरेज कॉस्ट शामिल होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सितंबर में यूज करने के लिए इसको रखना बेहद जरूरी था। दवा में ऐसा नहीं है, दवा तो आपका नहीं बिक रहा है इसलिए आप वो रखे हुए हैं। दवा एज सच बाद में नहीं बेचना है, दवा तो नहीं बिक रहा है इसलिए हम रखे हुए हैं। जबकि आलू हमें यूज करना ही नहीं, आलू तो हमें सितंबर में अपने खेतों में लगाना है, सितंबर में हमें बेचना ही सितंबर में है, तो फिर वैसे सिचुएशन में स्टोरेज में रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही आइसक्रीम वगैरह चीजों को बना के फिर फ्रीजर में रखते हैं, और जब हो जाता है तब उसे बेचते हैं, तो वहां स्टोरेज कॉस्ट पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। लकड़ी के लॉग है, अब लकड़ी काटते हैं, तो जब पेड़ काटते हैं तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तुरंत उसकी कोई चीज नहीं बनाते। हम पेड़ को कहीं छांव वगैरह में रख देते हैं, नेचुरली उसके अंदर से पानी सूखता है, तब फर्नीचर बनाते हैं। इसको बोलते हैं मैच्योर करना। और 6 महीने के लिए मान लीजिए हमने लकड़ी के लॉग्स रखे हुए हैं, और 6 महीने के लिए हमें वहां स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ा, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द वुड या लॉग्स, उसके अंदर शामिल होगा, क्योंकि इन प्रोसेस है, आपको इसको करना ही पड़ेगा, वरना लकड़ी अच्छी नहीं बनेगी, अगले प्रोडक्शन प्रोसेस पे नहीं जा सकते। चलिए यहां आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, जो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में सहयोगी नहीं है, आपको उसे शामिल नहीं करना है। और आपने देखा यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट शामिल नहीं करनी है। अगर कभी बोरोइंग कॉस्ट को शामिल करनी पड़े तो उसके लिए आपको इंड एस 23 का सहारा लेना पड़ेगा। बोरोइंग कॉस्ट वो जैसे कहेगा उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे, ठीक है ना मित्रों? कहो तो आगे चलें। तो याद रखिए 4 चीजें शामिल नहीं करनी है, एकदम याद कर लीजिए। इंटर वाली है, एस वाली है, नॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज जब तक कि वो जरूरी ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब तक कि वो जरूरी ना हो प्रोडक्शन से संबंधित, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? ये सब चीजें हमें शामिल नहीं करनी है। कहो तो आगे चलें। यहां देखिएगा, ये एक बढ़िया पॉइंट है। हम कई बार डेफर्ड क्रेडिट पे खरीदते हैं, और जब ऐसा खरीदते हैं तो उसमें फाइनेंशियल एग्रीमेंट भी होता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको नॉर्मल सेल प्राइस या परचेज कॉस्ट और डेफर्ड परचेज कॉस्ट के बीच का फर्क पता करना पड़ेगा, और उसे इंटरेस्ट मानना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम पैसा बेटा आज दें, ठीक है, तो हमें देना पड़ेगा 100 रुपए किलो। लेकिन अगर हम सामान आज ले लें, सामान हम आज ले रहे हैं, ठीक है, और हमें उधार मिल रहा है नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल 2-3 महीने 1 महीने मिलता है अलग बात, हम 6 महीने का साल भर का उधार चाह रहे हैं, सामने वाले ने कहा 105 रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसे में ये 5 रुपए का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, इट इज नॉट योर कॉस्ट, रादर इट इज इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो तो पीपीई में भी हम करते थे कि कोई चीज अगर हमने हायर परचेज में खरीदी, डेफर्ड क्रेडिट में खरीदी, और उसमें कुछ इंटरेस्ट का एलिमेंट है, तो उसे निकाल के बाहर करते हैं। इसी तरह से नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के अंदर जो है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से अगर एक्स्ट्रा आप कोई क्रेडिट पीरियड ले रहे हैं, एंड फॉर दिस यू हैव टू मेक सम एक्सपेंसेज, सम पेमेंट, इन सच ए केस यू हैव टू रिड्यूस, आपको इसे लेस करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, चलिए ये देखिए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि वीनस ट्रेडिंग कंपनी परचेज कार्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज एंड सेल देम टू द एशियन कंट्रीज। इंपोर्टर है ये। देखिए वो ट्रेड डिस्काउंट इनकर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपकी कॉस्ट कैलकुलेट करते समय कंसिडर की जाएगी कि नहीं? ट्रेड डिस्काउंट की जाएगी, निश्चित रूप से करी जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट, भाई इंपोर्ट करते हैं आप तो
तो उसमें हैंडलिंग कॉस्ट लगता है। हैंडलिंग कॉस्ट क्या ये शामिल किया जाएगा? निश्चित रूप से हैंडलिंग कॉस्ट शामिल होगा, क्योंकि इसके बगैर आप कैसे कर सकते हैं अपना काम। तो ये दो चीजें आप शामिल निश्चित रूप से करेंगे। और आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने सैलरी टू द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट दिया, क्या ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपके उस परचेज प्रोसेस से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। सेल्स कमीशन दिया सेल्स एजेंट को, सेल्स एजेंट को दिया ना, परचेज एजेंट को तो नहीं दिया ना, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेज है। आफ्टर सेल वारंटी सेलिंग एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी, भाई इंपोर्ट ड्यूटी तो अगर रिफंडेबल नहीं है तो निश्चित रूप से ये आपके कॉस्ट का पार्ट होगा। कॉस्ट ऑफ परचेज बेस्ड अपॉन द सप्लायर इनवॉइस, ये तो खैर होगा ही होगा, मेन तो यही है। फ्रेट एक्सपेंसेज निश्चित रूप से होगा। इंश्योरेंस निश्चित रूप से होगा। और कमीशन और ब्रोकरेज आपने पे किया इंडेंटिंग एजेंट को जिन्होंने आपके पास भेजा है, निश्चित रूप से ये शामिल होगा। यानी कि 3, 4 और 5 आपके शामिल नहीं किए जाएंगे, बाकी सभी शामिल किए जाएंगे। जाहिर है डिस्काउंट घटेगा, बाकी सब ऐड होगा फॉर इंक्लूशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अमाउंट नहीं दिया इसलिए आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसका आपको थ्योरेटिकल जवाब देना था। ठीक है दोस्त, और आगे चलिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। एज पर इंड एस सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सही बात है। एंड आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान लीवर ने अपना माल बनाया गुजरात में और कानपुर में डिपो में वहां रखा हुआ है उन्होंने। अब कानपुर में डिपो में माल पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगा होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कानपुर के अंदर जो डिपो पड़ा हुआ है, वहां जो माल पड़ा हुआ है, गौर से देखिए, यहां थी कॉस्ट गुजरात में 10 लाख, हमने 50,000 रुपए और खर्च किए, कानपुर डिपो में पहुंचाया। कानपुर डिपो में स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या इस स्टॉक में ये 50,000 शामिल किया जाएगा? क्या ब्रिंगिंग द लोकेशन के अंदर ये 10,000 था ना उसमें कि ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन करंट लोकेशन एंड कंडीशन, क्या वहां ये शामिल किया जाएगा? जवाब दीजिए, सोच के देखिए दोस्त, क्या ये शामिल होगा या ये शामिल नहीं होगा? टेक केयर ऑफ दैट। देखिए हमारे इंडेक्स में ये तो बोला है कि सेलिंग एक्सपेंस नहीं शामिल होगा, और ये बोला है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस शामिल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड एक्सक्लूसिवली नहीं दिया हुआ है। तो अब दो थॉट बनता है। एक थॉट तो बनता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जरूरी तो है वहां पहुंचाने में कानपुर में, तो कानपुर में जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन करने में हमें इसे शामिल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी है और मेकिंग दैट वन। लेकिन एक थॉट ये भी है कि देखो है तो सेलिंग एक्सपेंस ही, प्रोडक्शन के लिए जरूरी थोड़े ना है, ये तो आपका कस्टमर वहां पे है इसलिए वहां पे आप पहुंचा रहे हैं। बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल का ही एक्सपेंस है, इट्स नॉट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन का एक्सपेंस है। और इन्वेंट्री तो हमें प्रोडक्शन वाली चीजें लेनी है, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। नो इट मीन कि भाई हम सेल करने के लिए वहां पहुंचा रहे हैं इसलिए हम उसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे। इसीलिए ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, बट इट मींस कि वो सेलिंग का पार्ट ही है और इसीलिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल नहीं होगा। आपके इंस्टीट्यूट का यही ओपिनियन है दोस्तों, और आपको भी यही मान के चलना है। ठीक है हरीश और चंद्रमोहन, ये बेटा आपको मान के चलना है। चलें आगे। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं, और वो है ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट की बात की गई है।
देखिए कई दफा ऐसा होता है कि हम एक साथ एक चीज नहीं बनाते हैं, हम चाह के भी नहीं बना सकते, एक साथ तीन चीजें बनेंगी। जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। एक बनेगा नहीं, जब बनेगा तीनों बनेगा। तो ये हो गए हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेकिन साथ ही साथ ऐसा होता है कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन बेटा जब बना रहे होते हैं तो कुछ नीचे मिट्टी जैसा तत्व भी उसमें सामने आ जाता है, जिसको हम लेक से कोक बोलते हैं। और ये भी बिक जाता है, लेकिन ये बहुत सस्ता बिकता है। ये बिकता है 50-60 रुपए लीटर, तो ये बिकता है 2 रुपए किलो। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू रिलेटिवली बहुत ही कम होती है, वो प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू रिलेटिवली बहुत कम होती है, वी से देम कौन सा प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट। हम उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। याद रहेगा। तो ये जो हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं इन्हें हमें देखना है, और ये बाई प्रोडक्ट है हमें इन्हें देखना है। अगर ऐसा कभी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रहा है तो समस्या आती है कि हमने जो ज्वाइंट कॉस्ट किया है, वो किया तो हमने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोक सबके लिए, इसको अकाउंट कैसे करें? तो ये कॉस्टिंग के प्रिंसिपल का यहां इस्तेमाल किया गया है। ये कहता है कि देखो जो बाई प्रोडक्ट है या जो स्क्रैप टाइप की चीज है, उससे जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको रिकवरी हो रही है, उसे तो आप अपने ज्वाइंट कॉस्ट में घटा दीजिए, और उसके बाद जो ज्वाइंट कॉस्ट बचता है बाकी सभी मेन प्रोडक्ट में बांट दीजिए। सुना आपने ठीक से? यही आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा इंटर में, कि जो भी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है उसमें आप एक काम कीजिए, मैं लिख देता हूं। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट ले लीजिए, और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में आप लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम बाई प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट या एक और बोलते हैं ना उसको, बाई प्रोडक्ट या स्क्रैप। आप इसको लेस कर दीजिए जो भी रिकवरी हो रही हो। अब नेट ज्वाइंट आ गया, नेट ज्वाइंट कॉस्ट। अब नेट ज्वाइंट कॉस्ट को एक सिस्टमैटिक बेसिस पे सभी मेन प्रोडक्ट के ऊपर बांट दीजिए। अब वो सिस्टमैटिक बेसिस क्या हो सकता है? आपने पढ़ा है, कई मेथड है, फिजिकल यूनिट है, सेल प्राइस है, एनआरवी है, या और भी कई सारे मेथड होते हैं। एस कहता है कि सेल प्राइस का मेथड आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो भी P1, P2, P3 की जो भी इकोनॉमिक सेल्स वैल्यू है, उस सेल्स वैल्यू के रेशियो में आप अपने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इलस्ट्रेशन लेते हैं एक छोटा सा। मान लीजिए कि भाई 50,000 ज्वाइंट कॉस्ट है और 5,000 रिकवरी हो गई, तो कितना बचा नेट? नेट बचा 45,000। अब मान लीजिए हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, P1, P2, P3। अब ये है, मतलब इसका सेल प्राइस है 30,000, इसका सेल प्राइस है मान लीजिए 20,000, और इसका सेल प्राइस है लेट सपोज 25,000। तो हम क्या करेंगे? हम तीनों के बीच में बांट देंगे 30/75, 20/75 और 25/75। तीनों में हम इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। हम यहां लिखेंगे 45,000 गुने 30 डिवाइडेड बाई 75, यानी कि इनका हिस्सा हो गया 18,000 आपके जिम्मे, आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। और उसी तरह से इनका मेरे ख्याल से 12,000 आ जाएगा, और इनका आ जाएगा 15,000। इस तरह से 45,000 का डिवीजन हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये है आपका ज्वाइंट कॉस्ट के सेग्रीगेशन की बात। ठीक है ना। इसमें बहुत ही प्यारा एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रेक देता हूं, आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए, जो आपके स्टडी में पेज नंबर 7.1 पे है। मैं 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे आपसे फिर मिलता हूं। 7 बजे नहीं, 6:30 बजे ही रखिए। 5:45 अभी हो रहा है, थोड़ा आपकी भी आंखें थक जाती होंगी ना, इसीलिए ब्रेक जरूरी है। पढ़ाने को तो हम लोग एक बार 5 घंटे 4 घंटे भी पढ़ा दें, और 12-12 घंटे तक हम लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तरीके से जितना समझ है उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो 6:30 बजे फिर मैं आपसे लाइव मिलता हूं इंडेस की दूसरी क्लास के साथ, इंडेस 2 की दूसरी क्लास के साथ। आज इंडेस 2 खत्म करके ही उठना है।
हम लोग बातें कर रहे थे इंडेस 2 की, और इंडेस 2 में अब तक हम लोगों ने जो देखा है डिफिनीशन पार्ट देख लिया। डिफिनीशन के बाद हम लोगों ने और भी जो बातें देखी हैं कि भाई कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड की बात कैसे देखेंगे, और भी इस तरह की जो बातें हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया। चलिए, कुछ बच्चे जुड़ गए। अब इसके आगे की घटना हम लोग शुरू करते हैं, घटना दुर्घटना जो भी है। आइए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ब्रेक के पहले, क्वेश्चन नंबर 4। जो 2 बच्चे जुड़े हैं बताएं क्या आपने ये किया, कर पाए आप ये? अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराता हूं, पढ़िएगा। इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्क्स लिमिटेड, 1 बाई प्रोडक्ट बीपी इमर्ज बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट MP1 MP2 अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप। तो बाई प्रोडक्ट BP, मेन प्रोडक्ट MP1 और MP2, डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर हेयर। ये है आपकी डिटेल। भाई रॉ मटेरियल इतने यूनिट इस अमाउंट का, और भी क्या खर्चे लगे हैं देखने दीजिए जरा मुझे। ये रहा वेजेज, ये रहा ओवरहेड, ये रहा वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। माल जो बना है ये आउटपुट है, जिसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आउटपुट है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और ये सब लगता है कि बिक गया। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 और MP2 इज 600 पर यूनिट, सॉरी, और 60 पर यूनिट एंड 50 पर यूनिट। बाई प्रोडक्ट को 20 रुपए बेचेंगे। प्रॉफिट 5000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट लेना है आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेज एंड पैकिंग चार्जेज दिस मच विच वाज रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। आपको वैल्यूएशन ऑफ MP1 और MP2, मेन प्रोडक्ट 1 और मेन प्रोडक्ट 2 आपको वैल्यू करके देना है। तो चलिए दोस्तों, अकाउंट बंद करके कॉस्टिंग शुरू कर लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूं आपके कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4 है ICI के स्टडी मॉड्यूल का 7.11। ठीक है मित्रों, हाँ जी। अब ये कहता क्या है, तो मैं देख रहा हूं ये कह रहा है कि हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 14,500। ठीक है ना, पेज पलटिए। हमारे वेजेज की कॉस्ट है 90,000। $14,500 तो क्वांटिटी है, वैल्यू है 1.5 लाख। वेजेज है इतना, फिक्स्ड ओवरहेड है हमारा 65, और वेरिएबल ओवरहेड है 50। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारा आ जाएगा। और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट एक बार जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है, 150 प्लस 90 प्लस 65 प्लस 50 बराबर 355। चलिए, और फिर हम इसमें से लेस कर रहे हैं, क्या है भाई, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप है 5,000, और NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट लेना है। तो इसके लिए हम अलग से एक वर्किंग आपके सामने अभी कर लेते हैं। ये लीजिए वर्किंग नोट। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं 20 रुपए है। तो 2000 गुने 20 रुपए, आई थिंक 40,000। देखिए, इसमें से हमें प्रॉफिट नहीं लेस करना, क्योंकि प्रॉफिट लेस करेंगे तब तो रिवर्स कॉस्ट आएगा, वो नहीं निकालना है। हमें सिर्फ इसके खर्चे निकालने हैं, और
खर्चे हैं सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज, जिसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, और पैकिंग चार्जेज लेस करना है। पैकिंग चार्जेज ये लीजिए साहब 2000, और इसके हिसाब से जो बात बनी वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू जिसको बोलते हैं वो बन चुका है हमारा। और नेट रिलाइजेबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 30,000 आ जाता है ना। तो फिर चलो अगर हम 30,000 की बात देखें तो यहां पे हम आ चुके हैं, और ये आ गया 35। तो नेट ज्वाइंट कॉस्ट मेरे से कोई पूछे फॉर मेन प्रोडक्ट तो आ गया 3,20,000। ये तो बिल्कुल कॉस्टिंग की पढ़ाई हो रही है जैसा हम लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा था। डन, उम्मीद है यहां तक तो सबका हो गया। अब हमें किसका करना है, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट या नेट ज्वाइंट कॉस्ट इन मेन प्रोडक्ट। ये देखिए बेटा MP1 और MP2 क्या है इसका एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू चेक कीजिए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू, तभी तो करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट। मैं देख रहा हूं 1500 गुने 250, नहीं 5000 गुने 250, ये कितना हो जाएगा 5000 गुने 250। सॉरी 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 सॉरी, सेल प्राइस 250 थोड़े ना है, सेल प्राइस तो है 60, तो ये 3 लाख हो जाएगा एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू जब भी बिकेगा। और ये है 4000 गुने कितना है भाई 50, ठीक है 4000 गुने 50। तो चलिए कर लीजिए इन सभी चीजों को। तो इस तरह से करके आपकी बात बन चुकी है। अब जरा देख लीजिए आप, ये 2 लाख होता है, टोटल 5 लाख हुआ। अब 5 लाख में 3/20 को बांटना है, जो रेशियो आएगा उसके रेशियो पे बांट लेंगे। 3/20 और 5 लाख का जो भी रेशियो बनता है जरा वो देखिए, 3 लाख इंटू 32 डिवाइडेड बाई 50, 1,92,000 तो इनका शेयर बनता है 192, और यही रेशियो यहां भी लगाइए तो इनका शेयर बनता है 128। अब अगर मेरे से आप पूछेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, यूनिट से भाग दे दीजिए, या फिर से चाहे तो लिख लीजिए 192 डिवाइडेड बाई 5000 एंड 128 डिवाइडेड बाई 4000 करके देखिए। 192 डिवाइडेड बाई 5000 384 and 128 divided by 4000 equal to 32। अब देखना है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट अगर हम बात करें
ये दोनों ही कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम है, इसलिए इसी पे वैल्यूएशन होगी। तो वैल्यूएशन एट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक है चेक करिए, इनके 250 यूनिट हैं। तो कॉस्टिंग का हम लोगों ने अकाउंट में पूरा मजा लिया। उम्मीद है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट सबको याद होगा, और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अगर याद है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये था जो मैंने ब्रेक में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था, जरा सा कर लीजिए। अब ब्रेक के बाद की कहानी मैं करता हूं शुरू। रेडी हैं सब लोग? किसी को लिखना हो या लिखने में अगर कुछ छूट रहा हो तो दोस्तों वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाएगा तब। अभी बस समझ लीजिए कि टोटल ज्वाइंट कॉस्ट लेना था, उसमें से स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट की एनआरबी लेस करनी थी। जो बचा मेन प्रोडक्ट उसे, जो बचा नेट ज्वाइंट कॉस्ट उसे मेन प्रोडक्ट के एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू के बेसिस पे बांट के कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी थी। और कॉस्ट चूंकि ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, उसके बेसिस पर हमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर देना था। सही है? रेडी हो तो आ जाओ, अब काम पे आते हैं। अब जरा एएस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब एएस आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पे जो बात आई वो ये आया। अब इंड एस 41 को इससे रिलेट कीजिए। आपने 41 पढ़ा है, जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा वीडियो देख लीजिएगा। इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 41 agriculture inventory of industrial produce that has been harvested are measured initially at fair value less cost to sell, ऐसा हम लोगों ने 41 में पढ़ा था। और वही हमारी कॉस्ट हो जाएगी किसके लिए? इंड एस 2 के लिए। मतलब 641 अंदर जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वही इंड एस 2 के लिए क्या मान लिया जाएगा? कॉस्ट। अब उसके आगे फिर कहानी बढ़ेगी, अगर वैल्यूएशन में चेंज होती है तो उसके आगे हम देखेंगे, बट दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंड एस 2। इज इट ओके? और आगे चलिए। अब एक बहुत ही अच्छी बात है, टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे मेजर करते हैं? आप बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ा है, देखिए इसके बारे में मैं नोट लिखना चाहूंगा। कॉस्ट का मेजरमेंट कई तरीके से हो सकता है। क्या क्या शामिल करना नहीं शामिल करना वो तो देख लिया। ये डिपेंड करता है गुड्स के नेचर पे। देखिए अगर गुड्स का नेचर है स्पेसिफिक कि किसी खास काम के लिए हम एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गुड्स इसी काम के लिए आया है, स्पेशल पर्पज है, तो इसमें हम लगाते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब अगर ये सामान हमने 20 रुपए किलो खरीदा है तो इसकी वैल्यूएशन 20 पे होगी, और अगर 200 रुपए किलो खरीदा है तो इसकी वैल्यूएशन 200 पे होगी। तो बड़े आराम से हम स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमने खास किसी काम के लिए परचेज किया था। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो इंटरचेंजेबल यूज होता है, बड़ी बल्क क्वांटिटी में इंटरचेंजेबल। अब आप कहेंगे सर ये इंटरचेंजेबल क्या चीज यूज होता है? तो मैं इंटरचेंजेबल के बारे में आप दोस्तों को बता दूं। जैसे गेहूं, अब आटा चक्की की मिल है तो बोरे बोरे में गेहूं आ रहा है और पीसा जा रहा है और फिर जा रहा है, तो वहां पे तो गेहूं आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आयरन और नए आयरन और आ रहे हैं, पुराने वाले हम यूज करते जा रहे हैं। तो ऐसा अगर इंटरचेंजेबल अगर ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों, तो इसमें कई तरीके हमारे पास हैं। हम लेने को एक्चुअल कॉस्ट भी ले सकते हैं जैसा कि एस ने बताया, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में जो मेथड लेंगे आप, दो ही मेथड से आप बात कर सकते हैं, या तो फीफो और या फिर वेटेड एवरेज। ठीक है? फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो माना जाता है, पहले आया है वही पहले जाएगा, और वेटेड एवरेज में हम ओपनिंग और करंट पीरियड में जो भी आया सबका एक
वेटेड एवरेज निकाल के उसके हिसाब से मानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। लेकिन कई बार एक्चुअल कॉस्ट निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, या एक्चुअल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट मोर और लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर होता है। कोई ऐसी चीज है जहां हम परमानेंट क्या बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो बार बार रिपीटेटिव नेचर का बन रहा है, तो उसमें जनरली कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो रिपीटेटिव नेचर का कंट्रोल्ड सिचुएशन में बन रहा है तो आप वहां पर अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लें विच अप्रॉक्स टू द एक्चुअल कॉस्ट तो चलता है। तो आपको समझो एएस ने थोड़ी छूट दे दी है कि अब ज्यादा मेहनत ना करें तो भी चलेगा। लेकिन ये जो रिटेलर्स हैं जैसे बिग बाजार है और ऐसे, इसमें तो लाखों सामान है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि एक आइडिया लगा लेते हैं कि भाई मार्जिन हमारा क्या है, और मार्जिन के हिसाब से हम अपनी बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रिटेल प्राइस मेथड। आप कहेंगे कैसे सर? तो मान लीजिए हम जानते हैं कि जो मेंस वियर हैं उनकी सेल्स वैल्यू है लेट सपोज 50 लाख जो पड़ी हुई है क्लोजिंग स्टॉक है, और हमारा मार्जिन ऑन एन एवरेज 30% होता है, तो 30% मार्जिन हमने लेस कर दिया 15 लाख। तो ये जो बचेगा अप्रोक्स टू कॉस्ट मान लेंगे यही हमारा कॉस्ट होगा। और अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के मार्जिन हैं, भाई किसी पे 30%, किसी पे 40%, किसी पे 20%, किसी पे 50% लेते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से अपना कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा मैंने फास्ट आपको करा दिया, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपने सीए इंटर में पढ़ा हुआ था। उम्मीद है सबने रिकॉल कर लिया। अगर किसी को समझने में दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए, नहीं तो एक थम्स अप दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है कि कॉस्ट अगर स्पेसिफिक है, किसी खास मकसद के लिए मटेरियल लाया गया है, इंटरचेंजेबल नहीं है, तो फिर तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लीजिए। इंटरचेंजेबल है, बार बार आ रहा है जा रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, उसको आप या तो एक्चुअल कॉस्ट पे लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे फीफो या वेटेड एवरेज ले सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे, या फिर रिटेल प्राइसेज मेथड की बात होगी। ठीक है मित्रों? तो अब जाके भाई कॉस्ट नाम की चीज खत्म हुई। अब हमें बात करनी है इसके एनआरवी की, कि व्हाट इज द एनआरवी और हम इसको कैसे वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनआरवी की आपको दोस्तों डिफिनीशन बताना चाहता हूं, फिर मैं मेजरमेंट की बात आपके साथ करूंगा। आइए, एनआरवी की डिफिनीशन पार्ट में दिया होता है हमेशा, तो वहां पर चल के हम एनआरवी की डिफिनीशन खोज लाते हैं और तब फिर बातें करेंगे। ये है जी एनआरवी की डिफिनीशन, कि एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। गौर फरमाइएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें जनरली कितने में बेचते हैं। ये नहीं कि कोरोना टाइम में या लॉकडाउन टाइम में मजबूरी में बेच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्डिनरी कितने में बेचते हैं, लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर माल अभी WIP है, रॉ मटेरियल है, तो इसको कंप्लीट करने में अभी आपको कितना लगेगा, और लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। भाई सेलिंग के क्या एक्सपेंसेस लगने की उम्मीद है। तो इन दो चीजों का जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। तो कह सकते हैं हमें नॉर्मल सेल प्राइस लेना है, कॉस्ट टू कंप्लीशन लेना है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, और हमें लेना है, बताइए क्या चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लीजिए कि भाई हमें सेलिंग के जो एक्सपेंसेज हैं दोनों एस्टिमेटेड बेसिस पे, और इस तरह से जो बात बनेगी इसको बोलते हैं एनआरवी। अब एनआरवी का ध्यान देने की बात है, अगर माल फिनिश्ड है तो उसकी एनआरवी ज्यादा आएगी क्योंकि उसमें केवल कॉस्ट टू सेलिंग होगी। लेकिन अगर WIP का क्लोजिंग स्टॉक है तो उसमें एनआरवी कम आएगी, क्योंकि अभी WIP को कंप्लीट करने का भी कॉस्ट आएगा, सेल प्राइस तो वही रहेगा, और कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी उसी हिसाब से बात बनेगी। देखिए मैं इसको आपको एक छोटे से पॉइंट से समझाता हूं, एक इलस्ट्रेशन। मान लीजिए कोई बिल्डर है, उनका एक फिनिश्ड है और एक WIP है, दो तरह की बिल्डिंग है, फिनिश्ड बिल्डिंग और WIP बिल्डिंग, दो तरह की हमारे पास बिल्डिंग है। लेट सपोज हम नॉर्मली इसको बेचते हैं 70 लाख रुपए में, ये हमारा नॉर्मल सेल प्राइस है। WIP तो उसको फिनिश करके बेचेंगे और फिनिश्ड है तो कोई बात नहीं। अब हम यहां से कुछ लेस करना चाहते हैं आपसे, क्या भाई, जो सेल कराएगा वो सेलिंग कमीशन हमें देना पड़ता है, ब्रोकर के बगैर माल कहां बिकता है आप जानते हैं, और लेट सपोज हमें 10% सेलिंग कमीशन देना है, तो ये तो दोनों में लगेगा, WIP बिकेगा तब भी, फिनिश बिकेगा तब भी। लेकिन अच्छा मान लीजिए WIP बेचने में ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो फिर ज्यादा पैसे की बात करेंगे। अब आगे चलें।
अब मान लीजिए हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। जो फ्लैट बन गया है वो तो देखो बन गया है, तो उसमें तो कुछ नहीं लगना है, लेकिन जो फ्लैट अधूरा है, अब इसमें सैनिटरी है काम बाकी है, पेंट पीओपी पता नहीं क्या क्या बाकी है, और इन सब में सपोज करो कि 10 लाख रुपए अभी और लगने हैं। तो दोस्तों एनआरवी जो होगा, इसकी एनआरवी आप देख सकते हैं ज्यादा आएगी 63 लाख, और इसकी अगर एनआरवी की बात करें तो यह आएगा 53 लाख। इसीलिए मैं कह रहा था कि काम जितना फिनिश हो गया है उसका एनआरवी उतना ज्यादा आएगा, और काम कम हुआ है तो भी काम करना पड़ेगा, इसलिए उसकी एनआरवी कम आएगी। तो उम्मीद है मैं एनआरवी आप बच्चों तक पहुंचा पाया, ठीक है ना। एनआरवी फिर से दोहरा देता हूं, सेलिंग प्राइस एज सेल्स एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लेस सेलिंग कमीशन ले कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इज इट लाउड एंड क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब एनआरवी को कैसे यूज करना है ये पढ़ लीजिए, आपका कार्यक्रम हो जाएगा। देखिए ये कि मेजरमेंट ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू, कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑर्डिनरी कोर्स, ये सब तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एनआरबी की जो पता है जरूरत क्यों पड़ती है, कॉस्ट में नॉट बी रिकवरेबल इफ द इन्वेंटरीज आर डैमेज्ड, इफ दे हैव बिकम होली और पार्शियली एब्सोल्यूट, एंड इफ देयर सेलिंग प्राइस हैज बीन डिक्लाइंड, उसका सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो गया होगा, इस तरह की कोई बात होगी तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा एनआरबी, ठीक है। वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट हैज बीन कंसिडर्ड वेल डिटरमाइनिंग द नेट एलिजिबल वैल्यू, आपको देख के बताना है कि क्या ये कॉस्ट नेट एलिजिबल वैल्यू कैलकुलेशन में काम आएंगे। चेक करिए, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जी हाँ बिल्कुल आएगा, ये तो डिफिनेशन में दिया है। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू अलाउ द सेल, बिल्कुल, क्योंकि हमें नॉर्मल कोर्स में बेचना है तो नॉर्मल कोर्स में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो देना पड़ेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट ये नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज नॉट फॉर द सेल बट रादर टू सिक्योर द कस्टमर डॉलर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो कस्टमर के डॉलर को क्विकली पॉसिबल मतलब अपने हाथ में करने के लिए आप दे रहे हैं, तो देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज नॉट कंसिडर्ड एट पार्ट ऑफ एनआरवी, इसको एनआरवी में लेस करने की जरूरत कतई भी नहीं है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट अब लेस करेंगे क्योंकि आपकी ये डे टू डे सेल के अंदर आती है। उम्मीद है आपने ये समझ लिया। नाउ अगर आपने ये समझ लिया तो जरा सब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए प्रैक्टिकल पार्ट है कि एनआरवी कैसे निकालें। एग्जाम में तो एनआरवी दिया होगा, लेकिन रियल लाइफ में एनआरवी तो कहता है कि भाई जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय जो एस्टिमेट्स मेड किए जाएंगे उनके बेसिस पे आप करिए, और ये एस्टिमेट्स प्राइस के फ्लक्चुएशंस को ध्यान में देते हुए देना है। खासतौर पे साल के लास्ट में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके चलते प्राइस घटने की या बढ़ने की उम्मीद है, उन सारी बातों का ध्यान देने के बाद ही ऐसा करना है, ठीक है। और एनआरवी कंसिडर करते समय पर्पज भी देखिए जिसके लिए आपने रखा है। देखिए अगर हमने सेल के लिए रखा है तो सेल प्राइस, लेकिन मान लीजिए किसी का अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कमाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या होगा। भाई हमने मान लीजिए पहले से कोई फर्म कमिटमेंट कर रखा है कि हम इस रेट पे इसको बेचेंगे, तो उसका तो एनआरवी में पता है। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि सपोज कीजिए 10,000 यूनिट हमारे पास है और 7,000 का फर्म कमिटमेंट है 50 रुपए के हिसाब से, तो 7,000 का एनआरवी तो चलो 50 रुपए के हिसाब से मान लेंगे सब्जेक्ट टू कोई कमीशन वगैरह है तो, लेकिन 3,000 की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या उसी रेट से? बिल्कुल नहीं, 3,000 की वैल्यूएशन करेंगे जो नॉर्मल सेल प्राइस है उसके हिसाब से। समझा आपने कि 10,000 में से अगर 7,000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो 7,000 की वैल्यूएशन तो उस पर करेंगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, लेकिन 3,000 तो नहीं कॉन्ट्रैक्टेड है, तो 3,000 में जो नॉर्मल सेल प्राइस है हम उस नॉर्मल सेल प्राइस की बात करेंगे। याद रहेगा दोस्तों? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इस पे क्वेश्चन की बात हो सकती है। आगे आइए, अब कंपेयर कैसे करें। तो बोला गया कि इन्वेंट्रीज को जब हम कंपेयर करेंगे तो आइटम बाय आइटम करेंगे। ये सही नहीं है कि बहुत सारे
इन्वेंट्री को एक साथ मिला दिया या बहुत पूरी फैक्ट्री की इन्वेंट्री को एक साथ मिला दिया और तब कंपेयर किया। मतलब जो कंपैरिजन होना चाहिए वो ग्लोबल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, टोटल मिला के नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज फिर भी चलो कर सकते हैं, लेकिन सब कैटेगरी को मिला के अगर एक साथ करते हैं तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? देखो दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक खास तरह का आइटम है और एक दूसरे तरह का और भी आइटम हमारे पास है। इसकी कॉस्ट है 500 रुपए और इसकी एनआरबी होने की उम्मीद है 300 रुपए, और इसकी कॉस्ट है 200 रुपए और एनआरबी होने की उम्मीद है 400 रुपए। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे 700, चलो थोड़ा कम कर लेता हूं मैं, ये ज्यादा कम कर दिया मैंने, ये भी 400 ले लेते हैं और ये 350 ले लेते हैं, 750 रुपए। ठीक है दोस्त? तो अगर हम कंपैरिजन टोटल के बेसिस पे करें, अगर हम टोटल के बेसिस पे मान लीजिए कंपेयर करते हैं 700 और 750 को, तो हमारी वैल्यूएशन कैसे होगी? 700 पे होगी वैल्यूएशन अगर कंपैरिजन हम टोटल बेसिस पे करें, विच इज वेरी लोअर। लेकिन चलिए हम इंडिविजुअल देखते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप वाइज हम देख रहे हैं इन दोनों में कम कौन है? 400, और इन दोनों में कम कौन है? 200। तो उसके बेसिस पे 600 आ रहा है, तो इंडिविजुअल होगा 600। अब बताइए दोनों में सही कौन माना जाएगा? तो एस कहता है 600 वाला, क्योंकि यहां पे हो कुछ नहीं रहा है, इसका लॉस इसके प्रॉफिट के साथ कंपनसेट हो जा रहा है। आई रिपीट, इसमें जो 100 का लॉस है इसके अनरिलाइज प्रॉफिट के साथ कंप्लीट हो जा रहा है। ये तो उचित नहीं है ना, इट्स नॉट ओके ना। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं दोस्त इस बात को? चलो आगे चलो। देखिए एक बहुत प्यारा पॉइंट है कि जो इन्वेंट्री होती है, जो हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज को क्या हम एनआरवी या उससे भी कम करें? तो कहा गया कि भाई इन्वेंट्री को कॉस्ट से बिलो करना उचित नहीं होगा अगर फिनिश प्रोडक्ट हमें लगता है कि कॉस्ट से हम महंगा बेच पाएंगे। तो अगर हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जब माल बनाएंगे और उस पर जो फिनिश्ड होगा वो कहीं ज्यादा होगा इन्वेंट्री की कॉस्ट से, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें कॉस्ट से कम करने की जरूरत नहीं है, विल वैल्यू डेट कॉस्ट। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए रॉ मटेरियल के प्राइस से डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इससे तो डर लग रहा है कि जरूर फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस भी घटेगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एनआरवी पे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में कहा गया कि जो रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो एनआरवी का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मैं इस बात को आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि हमारी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है 200 रुपए, ठीक है, और कन्वर्जन कॉस्ट जिसको बोलते हैं ना लेबर एंड ओवरहेड, वो आजकल मार्केट वैल्यू थोड़ी गिर गई है, लेट सपोज 110 है, यानी कि एनआरवी आने की उम्मीद कितनी है ऑफ रॉ मटेरियल? 90। अब मान लीजिए हमारी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो 100 है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप किस पे वैल्यू करेंगे? जाहिर है 90 पे। अब एस कहता है कि नहीं, आप जरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी चेक करो। अब सपोज करो आजकल रिप्लेसमेंट कॉस्ट चल रहा है लेट सपोज 80 रुपए, ठीक है,
तो इसका मतलब अभी सेल प्राइस और डाउन होने की उम्मीद है। 90 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, लेकिन उल्टा अगर मान लीजिए कभी ये 95 है तो इसका मतलब एनआरवी तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 95 की वैल्यूएशन कर दें तो ये चलेगा। तो कॉस्ट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है कि एनआरवी लेना है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एस कहता है कि देखो रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि हम मार्केट में खरीदने जाएं तो मैं रॉ मटेरियल कितने में मिलेगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है कि नहीं? तो आपको देखना है आपको देखना है कि आप किस रेट पे लेना चाहते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कोई मैसेज आ गया था, वही मैं कर रहा था। तो फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें से कन्वर्जन कॉस्ट घटा के एनआरवी आ रहा है रॉ मटेरियल का। अगर ये कॉस्ट से ऊपर है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप कॉस्ट पे देख लीजिए। लेकिन किसी कारण से अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्त? अब जरा सा एक छोटा सा पॉइंट और है, और लास्ट पॉइंट ही है वो। ये है रिवर्सल ऑफ राइटिंग डाउन। आपने मार्केट प्राइस कम हुआ तो आपने उसे रिवर्स कर दिया। ठीक है? अब मार्केट सिचुएशन अगर संभल गई है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मार्केट प्राइस संभल गई है तो अब क्या करेंगे? क्या रिवर्सल अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। कह रहा है कि हर साल अगर किसी कारण से इन्वेंट्री नहीं बिक पाया तो हर सब्सिक्वेंट ईयर में आप न्यू असेसमेंट करेंगे। मे बी कि जो सर्कमस्टांसेस थे उस समय प्रिवेलेंट, जिनके चलते हमें कम करना पड़ा था, उस सर्कमस्टांसेस जब दूर हो गए, शंका के बादल छट गए और हमें लगता है कि हम अपनी पूरी प्राइस ले पाएंगे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप आराम से अपनी रिवर्सल वापस कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये भी हो सकता है पहले से भी सिचुएशन खराब हो गई तो और राइट डाउन आपको करना पड़ सकता है। ठीक है कि नहीं? ये एक नई चीज इन्होंने जोड़ी है इंड एस में, जो एस में नहीं था, और वो ये था कि जितनी इन्वेंट्री आपने बेच दी, जाहिर है अगर आप उसकी रेवेन्यू ले रहे हैं तो इन्वेंट्री जो बिक गई उसको आपको एक्सपेंस के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है? जो इन्वेंट्री बिक गई उसको आपको एक्सपेंस के रूप में लेना पड़ेगा। और एनी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो आपने नेट एलिजिबल वैल्यू से मतलब कॉस्ट से कम पे करी है, वो सारे लॉस को भी आपको लेना है। और किसी कारण से एनआरवी रिवर्स हुआ है तो उसको इनकम के रूप में लेना है। ठीक है? तो एनी अमाउंट ऑफ राइटिंग ऑफ टू बी टेकन एज एक्सपेंसेज इन द पीरियड, और एनी रिवर्सल, कोई भी अगर आपने मान लीजिए कि रिवर्सल किया है तो उसको आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में से नेट करके तब एक्सपेंस के रूप में आप लेंगे, क्योंकि रिवर्सल तो एक तरह का इनकम है।
ठीक है। रिकॉग्नाइज ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस, मतलब अलग से पीएल में नहीं दिखाना है, अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में से ही कम करके चलना है। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी कोई इन्वेंट्री आपने अपने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में इस्तेमाल कर लिया हो, तो फिर वैसे सिचुएशन में वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है मित्र, आगे आइए। कुछ क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। डिस्क्लोजर का पार्ट भी देख लीजिए। डिस्क्लोजर एस के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये जरूरी पड़ जाता है जब आप अपने बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, फिनेंशियल स्टेटमेंट या शेड्यूल बैलेंस शीट, तो वहां भी इस बात की जरूरत आपको पड़ सकती है। क्या क्या बताना है भाई? अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट किया है इन्वेंट्रीज के लिए, आपको वो बताना है। कैरिंग अमाउंट आपको बताना है कि इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट, और उसका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं भाई, इसमें मर्केंडाइज कितना है, मतलब हम बेचने के लिए कितने रखे हुए हैं, सप्लाईज कितना है, प्रोडक्शन सप्लाई, मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, ठीक है कि नहीं। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर का अगर है तो आप उसको WIP दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर में भी डिस्क्राइब्ड एट WIP। अगर आपने कोई इन्वेंट्री इसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह को लेकर आए हैं तो वो भी आप बताइए। आपने इस साल कितना इन्वेंट्री को एज एक्सपेंस माना है, कोई राइटिंग डाउन है, कोई रिवर्सल है, उन सब चीजों को दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई डिस्क्लोजर जरूरी है रिवर्सल और राइटिंग डाउन को एक्सप्लेन करने के लिए तो वो भी करिए। और आपने कोई प्लेज किया हुआ है तो उस बात को भी आपको दिखाना है कि भाई लायबिलिटी के रूप में हमने रखा हुआ है। तो ये सब कुछ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोजर जरूरी नहीं होता, लेकिन नॉलेज के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए ऑफिस में तो ये बेहद जरूरी है। आइए जरा बात करते हैं दोनों में फर्क क्या है। मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट वाला जो पोर्शन मैंने बताया ना, कितनी कॉस्ट को एक्सपेंस मानेंगे नहीं मानेंगे, ये एएस में नहीं था, ये यहां आया है। सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्री के बारे में AS2 में कोई भी घटना नहीं गई है, ठीक है। अगर हमने AS16 के लिए कोई मटेरियल खर्च किया है तो यहां पे कोई भी, मतलब कोई ऐसा कोई स्पेयर पार्ट से कोई ऐसी चीज है जो PPE के रूप में भी बन सकता है, यहां तो नहीं है। इसके बारे में AS16 में लिखा हुआ है, लेकिन AS2 के अंदर स्पेशली कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद AS10 यानी कि PPE के अंदर आ जाए। मतलब सर्विस पार्ट्स या क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट के बारे में AS2 में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इंड AS2 के अंदर वो चीज 100% मिसिंग है। कमोडिटी ब्रोकर के बारे में यहां चर्चा की गई, लेकिन वहां कमोडिटी ब्रोकर के बारे में नहीं है। यहां फेयर वैल्यू अलग बात है और NRV अलग बात है, यहां पे डिस्कशन है, लेकिन यहां पे फेयर वैल्यू की चर्चा ही नहीं है, वहां तो केवल NRV की बात की जाएगी, ठीक है। यहां पे सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ NRV, बाद में रिवर्सल वगैरह के बारे में, लेकिन AS2 रिवर्सल वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहता, वहां AS5 के अंदर हुआ करता था। लेकिन AS2 इनके बारे में ज्यादा इंड AS इनके बारे में ज्यादा डिटेल बातें करता है, रिवर्सल वगैरह के बारे में बताता है, उसका रिकॉग्निशन, उसके डिस्क्लोजर की बात करता है, ठीक है। AS2 अपने स्कोप से कुछ चीजों का, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह या फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह अगर हमने करा हुआ है तो उसके बारे में स्पेशली चर्चा करता है। और ये सिर्फ मेजरमेंट को हटाने की बात करता है, लेकिन ये AS2 जो है मेजरमेंट की बात नहीं करता। AS2 सीधा कहता है कि ऐसा कोई है जो NRV पे वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल के अनुसार है तो हम उसको AS2 में कवर करेंगे नहीं। तो AS2 पूरे कवरेज की बात करता है कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कहता है नहीं हम बाकी सब तो कर लेंगे, कॉस्ट की मेजरमेंट वगैरह सब कर लीजिए, लेकिन उसमें जब मेजरमेंट की बातें आएंगी तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। और कॉस्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सिमिलर नेचर के लिए एक तरह के लिए एक कॉस्ट फॉर्मूले की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है
कि अगर हमारी इन्वेंट्री मान लीजिए 4 लोकेशन पे है लेकिन उनका नेचर सेम है, तो AS2 कहता है उन सब पे एक ही कॉस्ट फॉर्मूला लगेगा, फीफो लगे, स्टैंडर्ड लगे, रिटेल लगे, चाहे जो भी लगे, ठीक है ना। लेकिन इंड एस 2 इनके बारे में ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कहता। ये कहता है कि भाई जो भी कॉस्ट के फेयरेस्ट अप्रोक्सीमेशन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे तो AS2 इंड AS2 के बराबर है, लेकिन चूंकि दो काल में बनाए गए हैं, इंड AS2 अभी आया है, AS2 के आए हुए काफी समय हो गया है, तो इस बीच में जो प्रोग्रेस हुई है रिपोर्टिंग में वो सब इंड AS2 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। देखिए ना, मेजरमेंट के लिए केवल छांटना या रिवर्सल की बातें करना, ये सब वहां मिसिंग था, लेकिन ये सब यहाँ पे कर लिया गया है। अब आप कहेंगे एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, तो कभी कभी खुराफात सूझता है उनको तो एग्जाम में पूछ देते हैं, वरना मैंने तो नहीं देखा एग्जाम में इस तरह की चीजें आते हुए। जनरली एग्जाम में इस तरह की चीजें वो नहीं दिखाते हैं जनरली। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारी तरफ से आपका इंड AS2 की थ्योरी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपका होमवर्क है दोस्तों, टेस्ट योर नॉलेज। बाकी तो सब मैंने करा ही दिया। टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों क्वेश्चन को दोस्तों आप देखेंगे और हम लोग अपनी अगली क्लास जो, हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आप इंड AS के 2 क्वेश्चन देखेंगे स्टडी मटेरियल का, जो अपनी पिछली वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, क्लास नंबर 9 में कवर नहीं हो पाया था। इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने एक सप्लीमेंट्री वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आप इंड AS के 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप आराम से देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या कहता है। आपकी स्टडी मटेरियल का है, स्टडी मटेरियल में टेस्ट योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, UA लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल 400 per kg. Company does not sell raw material but use in the production of finished goods. The finished goods in which raw material is used are expected to be sold at below cost. अच्छा, expected to be sold below cost. देखिए, अगर कॉस्ट से ऊपर में फिनिश प्रोडक्ट के बिकने की उम्मीद है तब तो रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन बिलो कॉस्ट है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कंपनी इज हैविंग 100 kg of raw material in inventory. The company never sell the raw material. कंपनी रॉ मटेरियल नहीं बेचती है, रॉ मटेरियल बेचना कंपनी का काम होता भी नहीं है। It does not know the selling price of the raw material and hence cannot calculate the realizable value of the raw material. अब हमें तो सेल प्राइस पता ही नहीं है तो रिलीजेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाउएवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि हम खुद मार्केट में अगर खरीदने जाएं तो रॉ मटेरियल 300 kg में मिलता है। हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 1, टेस्ट योर नॉलेज एज पर इंड AS कितना नंबर है 2। इफ फिनिश स्टॉक is expected to be sold below its cost. In such case, raw material can be valued below cost. ठीक है। In such case, replacement cost of raw material, replacement cost of raw material is expected as approx to net realizable value। ठीक है। In the given case, since
NRV of raw material is not available. Therefore, we can value या we should value raw material at a replacement cost, है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, 300 रुपए पर केजी है कि क्या है, क्या है यूनिट देख लीजिए जरा, पर केजी। और हमारे पास है कितना, 10,000 केजी पर केजी है, और 10,000 केजी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 3 और 6 जीरो, 30 लाख रुपीज। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है नहीं, सॉरी एनआरबी हमारे पास है नहीं, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को उसका अप्रोक्स मान सकते हैं। खरीदा तो हमने 400 रुपए है, कॉस्ट हमारी 400 है, लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी 300 है, तो हम इसकी वैल्यूएशन 300 रुपए पे आराम से कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से देख लीजिए। उम्मीद है आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सन लिमिटेड हैज फैब्रिकेटेड ए स्पेशल इक्विपमेंट सोलर पावर पैनल है as per drawing and design supplied by the customer. However, due to liquidity crunch, the customer has requested the company for postponement in the delivery schedule and requested the company to withhold the delivery of finished goods produced. ठीक है, discontinuing the production of balance. अच्छा, स्पेशल है, लिक्विडिटी क्रंच है, पता नहीं उस समय कौन सा कोरोना हुआ था, इकोनॉमिकल लॉकडाउन था, रही हुई कस्टमर की कोई प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि भाई डिलीवरी शेड्यूल पोस्टपोन कर लो, जो माल बन गया बाद में देना, और जो माल बना उसे अपने पास ही रखो अभी, और जो नहीं बनाया प्लीज बनाना भी मत, हम ले नहीं पाएंगे। अब इसके क्या हुआ, एक कस्टमर बैलेंस एंड गुड्स हेल्ड बाय कंपनी WIP एंड फिनिश गुड्स पर एज फॉलो। ये तो वो माल था जो अभी बन रहा था, ये वो माल था जो बन चुका था, और ये वो माल था जो एज ए डेटर, मतलब माल क्या हमने उनको डिलीवरी दे दी थी, एज ए डेटर था। पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप हमने फाइल कर दिया कि भैया ये क्या तरीका हुआ, हमें ऑर्डर दे दिया और खुद गायब हो गए, तो हमने पिटीशन फाइल कर दिया कि हमारे पैसे दिलाओ। कमेंट विद द एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोविजन टू बी मेड 205 इंक्लूडेड इन सन्डी डेटर्स, मतलब 205 का हम प्रोविजन बनाएंगे और सन्डी डेटर्स भी उसमें शामिल होगा, और ये सब हम डेटर्स में शामिल कर रहे हैं न। 205 का प्रोविजन बनाएंगे जिसमें सन्डी डेटर, फिनिश गुड्स और WIP होगा, इसके बारे में आपको अपना कमेंट देना है। तो देखिए क्वेश्चन जरा समझिएगा, स्पेशल ऑर्डर है। अब जो डिलीवरी कर दिया है आपने, उसका तो देखो आपने बैंकरप्टी की बात कर ली है, तो अगर आपको लगता है मिलेगा तो प्रोविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि बैंकरप्टी में गए हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, तो हम ये मान के चल देंगे चलो इसका प्रोविजन हम बना देंगे, नो प्रॉब्लम, प्रोविजन पर डाउटफुल आप बना लीजिए। अब रही बात इनकी, तो ये देखना पड़ेगा। देखिए हमारा काम है सोलर पावर बेचना, हम इस तरह काम करते हैं, तो अगर आपको लगता है ये कहीं बिक सकता है तो आपको इसकी NRV पता करनी चाहिए। कॉस्ट और NRV विच बाई लोअर पे वैल्यूएशन कीजिए, क्योंकि ये तो अपने हाथ में ही किसी को दिया थोड़े ना है, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए मिठाई की दुकान है, आपने ऑर्डर दिया, बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मिठाई वाले उसको रोड पे थोड़ा ना डाल देते हैं, भाई किसी और कस्टमर को बिड़ा देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहां भी वही है कि भैया ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, हाँ आपको NRV पता करना पड़ेगा, और चूंकि क्वेश्चन में NRV नहीं दिया है तो मान सकते हैं NRV तो ज्यादा ही होगा। हम इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे 85 प्लस 55 हम कर सकते हैं वैल्यूड एट कॉस्ट। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, चूंकि स्पेशल इक्विपमेंट है, पता नहीं ऐसा हो कि ना हो, बिके कि ना बिके, हो सकता है उसका ट्रेडमार्क मोहर वगैरह सब हमने उसमें मारा हुआ हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप मानते हैं कि NRV 0 है, मान लेते हैं, नील मान लेते हैं आप, तो ऐसे में आप इसका भी चेंज इन कैरिंग अमाउंट तो हो गया ना भाई, हमारी कॉस्ट ये है और इसकी वैल्यूएशन 0 होगी, हम वैल्यूएशन 0 कर सकते हैं, और इसके लिए भी जो लॉस है हम उसको अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जो भी ये लॉस हुआ, ये जो चेंज हुआ, हम अपने इनकम एक्सपेंस में, मतलब हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये तो 100% प्रोविजन बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये तो बना लीजिए। अब इसमें अगर एनआरबी मिलता है तो विच वे लोअर लीजिए, नहीं मिलता है तो मान लीजिए कॉस्ट पे बिक रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं बिक पाएगा तो फिर इसको पूरी तरह से लॉस मानिए और अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस आप इसको डाल दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं आपके लिए। लेट्स सी, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है। पेज नंबर भी देख लीजिए, कौन सा पेज नंबर था भाई, 7.24। ठीक है, अपने पास रखिए पेज नंबर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाय द वे कभी कुछ खोजने में दिक्कत हो तो आ जाएगा काम। 7.24। हाँ देखिए, एज पर इंड एस, एज पर इंड एस 2, inventory has to be valued at cost or NRV, whichever is lower. Having said this, I want to say, in the given case, fabrication is company's regular business। कोई एक बार तो हम कर नहीं रहे हैं, रेगुलर बिजनेस। Therefore, इसलिए if therefore ऐसा करते हैं, कंपनी शुड, 3 में सिचुएशन लिखता हूं, कंपनी शुड ट्राई टू फाइंड आउट एनआरवी फ्रॉम द मार्केट सोर्सेस। भाई कितने में इस तरह की चीजें बिक सकती हैं, and value at cost or NRV, whichever is lower। किसके लिए? for finished stock and for WIP। if NRV is not available, तब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, assume NRV will be at least equal to फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू कहां से आ गया, कॉस्ट, एंड वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट। देखो तो कितना है, 85 है WIP और 55 है ये, 85 WIP और फिनिश स्टॉक कितना है भाई साहब, 55। टोटल कितना हो गया, 140 हो रहा है, 140 लाख। एक एजम्पशन ये भी हो सकती है, एज्यूमिंग NRV नील, बिकॉज क्या कारण है भाई, इट इज ए स्पेशल नेचर या स्पेशल कॉन्ट्रैक्टेड आइटम या स्पेशल जॉब वर्क लिख दो, जॉब वर्क
देन %, should be recognized as loss, या एक्सपेंस कहिए, करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। उम्मीद है इतना क्लियर है आप बच्चों को। अब आइए तीसरी बात भी पढ़ लेते हैं। सो फार एज डेटर्स कितना है, 65 है, ₹65 lakhs is concerned, since winding up petition is filed, it is expected, it can be expected that there will be no realization, कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, और चूंकि कोई रियलाइजेशन नहीं होगा therefore 100% debtor should be provided in statement of। तो मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए कंपनी को, 2-5 का प्रोविजन बनाने की बजाय डिफरेंट परिस्थितियों में इस तरह की बातें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इंडेस 2। आप क्लास नंबर 8 को आधे से और क्लास नंबर 9 पूरा देखिए, और इसको मैं नंबर दे रहा हूं 9A, तो आपका इंडेस 2 कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम बना के डाल देंगे दोस्तों आपके लिए। तो इस तरह से इंडेस 2 का एक बढ़िया कंपाइलेशन आपके पास तैयार हो गया। आप इन वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी इसके अनुसार से कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सबको वेरी वेरी गुड बाय।